तो प्रिय बच्चों, अगर आप अपने आसपास के लोगों को देखोगे तो आप उन्हें विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती हैं। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती रहती हैं। हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं? इन्हें हम समझने के लिए कुछ तरीकों को अपनाते हैं, कुछ मापदंडों को आधार बनाते हैं। आखिर कौन से मापदंड हैं जिनके आधार पर विभिन्न समूहों में इन क्षेत्रकों को वर्गीकृत किया जाता है? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि उद्देश्य के आधार पर किस तरीके से इन क्षेत्रकों को वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं, जैसे कपास की खेती। यह एक मौसमी फसल है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः न कि पूर्णतः प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर करते हैं। अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। अतः इसका उत्पाद दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद हैं। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहा जाता है। प्राथमिक क्यों? क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। चूंकि हम अधिकांशतः प्राकृतिक उत्पाद जैसे कृषि, डेयरी, मत्स्यन और वनों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं को इस क्षेत्र में शामिल करते हैं। अर्थात इस क्षेत्र में कृषि और अन्य सहायक क्षेत्रकों को शामिल किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादकों की विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम होता है। यहाँ वस्तुएं सीधी प्रकृति से उत्पादित नहीं होती, बल्कि उनको निर्मित किया जाता है। इसलिए विनिर्माण प्रक्रिया अपरिहार्य है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते हैं और कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी तैयार करते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं, ईंटों से घर बनाते हैं और भवनों का निर्माण करते हैं। चूंकि यह क्षेत्र क्रमशः सर्वाधिक विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जा सकता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है, जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है और उपर्युक्त दो क्षेत्रकों से भिन्न है। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों अथवा ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। कभी-कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता भी होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार करने या फिर बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। परिवहन, भंडारण, संचारण, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। चूंकि ये गतिविधियां
वस्तुओं की बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। बच्चों, सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप में वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं। जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसी व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की भी आवश्यकता होती है। प्रिय बच्चों, आज का युग प्रौद्योगिकी का युग है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनियां आदि भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। इसीलिए इन सभी सेवाओं को भी तृतीय क्षेत्र से जोड़ दिया गया है। प्रिय बच्चों, आइए इसे और अधिक अच्छे से समझने के लिए इन तीनों क्षेत्रकों की तुलना करते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के विविध उत्पादन कार्यों से काफी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रकों में काफी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में यह देखेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्र प्रधान हो सकते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। प्रिय बच्चों, आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। यह न केवल एक बहुत बड़ा काम है, बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों या कंप्यूटरों, किलों या फर्नीचरों की संख्या का योगफल कैसे कर सकते हैं। यह अत्यंत बेतुकी बात होगी, क्योंकि सामान्यतः इन सभी का अंदाजा लगाना उतना सरल कार्य नहीं है। आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं का वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे यदि 10,000 किलोग्राम गेहूं 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो गेहूं का मूल्य 80,000 रुपए होगा। 10 रुपए प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 रुपए होगा। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रकों की वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात और सावधानी बरतने वाली बात यह है कि उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की जरूरत नहीं है। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना का ही औचित्य होता है। जैसे कि एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है। मिल में गेहूं की पिसाई होती है और बिस्किट कंपनी को आटा 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। बिस्किट कंपनी आटा के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीजों का उपयोग करती है और बिस्किट से 4 पैकेट 60 रुपए में 15 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बेचती है। अतः बिस्कुट एक अंतिम उत्पाद है, अर्थात वह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक सीधे पहुंचती है, अंततः उसे हम अंतिम उत्पाद कहते हैं। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है? आइए इस बात को दिए गए उदाहरण से समझते हैं। दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तु के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं।
आइए जानते हैं कि मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। बिस्कुट उपरोक्त उदाहरण में एक अंतिम वस्तु है, जिसका मूल्य 60 रुपए में पहले से ही आटा का मूल्य शामिल है। इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होगा। अतः गेहूं और आटा के मूल्य की अलग-अलग गणना उचित नहीं है, क्योंकि तब हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार कर चुके होंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब हम अंतिम उत्पाद की गणना करते हैं, तो उसमें हम केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य को ही शामिल करते हैं। पहले गेहूं के रूप में, फिर आटा के रूप में और अंततः अंतिम उत्पाद बिस्किट के रूप में मूल्य की कई बार गणना करना अर्थव्यवस्था में भ्रम उत्पन्न कर देता है। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र की कुल उत्पाद की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। प्रिय बच्चों, ये बात बहुत अच्छे से समझने वाली है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है। तो इसका उत्तर देखिए, तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाएगा। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है। प्रिय बच्चों, भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापना एक कठिन कार्य है। केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा यह कार्य संपन्न किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रकों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है और तब जीडीपी का अनुमान लगाता है। जीडीपी मायने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद।